Dr. Mukesh Kumar. Yes, be happy. Now I am with this IIT Medical Academy, बोरिंग रोड, पटना। तो बच्चों, मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में आप जान जाओ कि मैं इस फील्ड में पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इंडिया के जितने तमाम बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे आकाश इंस्टीट्यूट हो, अमेठी यूनिवर्सिटी हो, कोटा के बड़े इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, सभी में हमने HOD डीन के पोस्ट पे कार्य करा है। आज भी इन सबसे जुड़ा हुआ हूँ। So be happy. I have written more than a dozen books. जब आप गूगल पे जाके टाइप करोगे डॉक्टर मुकेश कुमार, मेरे बारे में आपको पता चल जाएगा। 10,000 से ज़्यादा हमारे डॉक्टर्स इंडिया के डिफरेंट कंट्रीज में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ कार्यरत हैं। अब ये आपकी बारी है, so you have to be ready to join us in this IIT Medical and we get ready to be a great doctor with this group and team. So I will be the expert of your biology, especially in botany part. Okay? So we will start all the syllabus one by one. So lecture 1, 2, 3 and all the chapters will be taught to you by me and my team. Okay? Hello students, how are you? Most welcome in biology class with Dr. Mukesh Kumar, your biology mentor, right? Now, आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट का, फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? और उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है अपना वो है द लिविंग वर्ल्ड। ये बड़ा बेसिक चैप्टर है, राइट? और आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं इससे। और ये फर्स्ट चैप्टर है अपने NCERT का, बेसिक चीजों के बारे में जानना है आपने, ठीक है? तो इसमें हमने टोटल आप 4 लेक्चर है इसमें। फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग, देन डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, देन टैक्सोनॉमिक हायरार्की, उसके बाद पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक एज, ठीक है? 4 अलग अलग टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू NCERT को ही ईमानदारी से समझना है। मैं पढ़ाऊंगा, आपको कोशिश करना है नोट्स ले ले, अपनी कॉपी लेके आराम से उसको लिखे, राइट? फिर NCERT को पढ़े, एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी फॉर योर नीट एग्जामिनेशन और एनी बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट? तो आज जो हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग, उसके अंतर्गत हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट बायोलॉजी, क्या है, क्योंकि बात हो रही है व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई को जो बायोलॉजी करते हैं, तो बायोलॉजी के बारे में। दूसरा व्यूज ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में कौन सी व्यू रखी गई है, वह क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। लाइफ को डिफाइन करने के लिए, लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, क्या सभी को हम मान सकते हैं, किसको मान सकते हैं, किसको नहीं मान सकते, इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन आया है। 2011 में आया है, 2014 में आया है, राइट? तो ये सारे क्वेश्चन हमें देखते रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक अपना बायोलॉजी अंतर्गत किसके, व्हाट इज लिविंग के अंतर्गत। सी, तो बायोलॉजी की बात हो रही है। बायोलॉजी, देखो बायोलॉजी वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है, बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ। दूसरा वर्ड आता है लोगोस, जिसकी मतलब होती है स्टडी। तो लाइफ जो है ये किसकी हो सकती है, प्लांट्स की हो सकती है, एनिमल्स की हो सकती है, माइक्रोब्स की हो सकती है, और इन सभी को हम बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, जीव की बात हो रही है। तो
जीव के बारे में जो अध्ययन करेंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो प्लांट और एनिमल है उसके बारे में हम जो अध्ययन करेंगे, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजी। और ये जो टर्मिनोलॉजी है, दो इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक, एक लेमार्क और दूसरा ट्राइवीरेनस, दो लोगों ने ये बातें कही कि भाई बायोलॉजी जो है, टर्मिनोलॉजी बायोलॉजी की लेमार्क और ट्राइवेनस नाम के वैज्ञानिकों ने दी कि बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से बने हैं, बायोस और लोगस। बायोस मीन्स लाइफ, लोगस स्टडी, लाइफ किसकी, प्लांट और एनिमल्स की, दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो पढ़ाई हम करेंगे, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजी। क्लियर है ना? तो आखिर इस बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज बायोलॉजी की बात करो तो मानते हैं कि क्या है, तो ये क्या है, तो ये स्टडी है किसकी, लाइफ फॉर्म्स की एंड लिविंग प्रोसेसेस की। लाइफ फॉर्म और लिविंग प्रोसेसेस, कौन कौन से लाइफ फॉर्म हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, राइट, दिस ऑल आर द लाइफ फॉर्म। उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं, क्या मेटाबॉलिज्म है, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, बहुत तरह की इसकी प्रोसेसेस हैं, उसके बारे में प्रोसेसेस जानेंगे। दूसरा, मानते हैं कि ये एक जितनी भी लाइफ है उनकी स्टोरी है, एक स्टोरी है, जन्म लेता है, बड़े हो रहे हैं, फिर रिप्रोडक्शन हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, फिर उनका एजिंग हो रहा है, ये एक जो स्टोरी है, दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ। तो आप बोल सकते हो ये क्या है, दिस इज स्टोरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन दी अर्थ। अर्थ पे राइट ना ऑर्गेनिजम्स की जो स्टोरी है, कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे उनका रिप्रोडक्शन हो रहा है, राइट, इन सारी प्रोसेसेस, कैसे कहानी है उस लाइफ की, ये भी हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तीसरी बात आप बोल सकते हो कि ये क्या है, दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ organisms on the earth। क्या मतलब हुआ इसका? अब भाई आप जब स्टोरी पढ़ने जा रहे हो, जीवन की कहानी देख रहे हो, तो आप ऐसे समझ लो मेरी जीवन की कहानी है, आप अपने जीवन की कहानी देख रहे हो, आपके पहले फादर की जीवन की कहानी, उनके पहले ग्रैंडफादर दादाजी के जीवन की कहानी, आपके बाद चिंता नहीं करना, आपकी भी शादी होगी, बी हैप्पी, सब कुछ होगा, फिर आपके बच्चे भी होंगे, तो आपके बाद की कहानी, उन सारी कहानियों को जब आप जोड़ के देखोगे तो कहाँ बाबा जी और कहाँ आप और कहाँ आपके नेक्स्ट जनरेशन, क्या सब में समानताएं होंगी? नहीं होंगी। ये 3 जनरेशन की बात हो गई, और इन तीनों जनरेशन को यदि हम कंपाइल करेंगे तो हमें समझ में बात आएगी कि भाई तीनों अलग अलग चीजें, वेरिएशन दिखाई दे रही है, बहुत सारी चीजें सामान्य हैं, सिमिलैरिटीज है, बहुत सारी लिंकेजेस हैं उसके बीच में, फिर भी थोड़ी सी वेरिएशन है, और यही वेरिएशन इवोल्यूशन का कारण है इस पृथ्वी पर। इसका मतलब जो बायोलॉजी है, ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई है, वो हम इवोल्यूशन के रूप में भी देख सकते हैं, कहाँ, ऑन दी अर्थ। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है बायोलॉजी से रिलेटेड, कि बायोलॉजी ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई है, लाइफ फॉर्म्स की पढ़ाई है, ये लिविंग प्रोसेसेस की पढ़ाई है, दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ, और ये इवोल्यूशन को बताता है, ऑर्गेनिज्म को कैसे बताता है, इवोल्यूशन के बारे में आप इसको ऐसे भी पॉइंट कर सकते हो। अब देखो, यदि हम बात करें ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो हमारे पास 3 हैं, एक जो प्रेजेंट चल रहा है, एक जो क्रॉस हो गया, दैट इज द पास्ट, क्लियर,
और एक वो जो आने वाला है, एंड दिस इज द फ्यूचर जनरेशन। तो तीन जनरेशन हो गया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन तीनों जनरेशन को यदि आप देखो तो आप क्या देखोगे कि इन तीनों में कॉमन शेयरिंग कैरेक्टर्स हैं। शेयरिंग कैरेक्टर सब में कॉमन है, राइट, शेयरिंग कैरेक्टर कॉमन है। फिर भी इनके अंदर आप देखोगे कि क्या होगा, विद वेरिंग कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो बिल्कुल अलग हो सकते हैं, और यही लीड करेगा किसको, वेरिएशन को। और जब वेरिएशन होती है तो इसी वेरिएशन के कारण ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। तो आपने क्या देखा कि तीन जनरेशन की बात हो गई, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तीनों जनरेशन में कॉमन चीजें हैं। हमारे पास भी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारे फादर के पास भी वही है, ग्रैंड फादर के पास भी वही थी। दिस इज कॉल्ड लिंकेज। कोई कैरेक्टर तो आएगा, कोई लिंक, तो सभी बहुत सारे कैरेक्टर, शेयरिंग कैरेक्टर सेम है, लेकिन हम अपने पापा के जैसे नहीं है। हमारा नेक्स्ट जनरेशन हमारे जैसा नहीं है, उनके अंदर चेंजेस आ रही है। दिस आर द वेरिएशन। और इस वेरिएशन को यदि हम क्लब करेंगे 1, 2, 3, 4 सेवरल जनरेशन के अमाउंट, तो हमें क्या दिखाई देगा, एक चेंजेस दिखाई देंगे। और इसी चेंजेस को हम वेरिएशन कहते हैं, और जिस वेरिएशन के कारण इवोल्यूशन की कहानी बनती है, जो हम इस अर्थ पे देख सकते हैं। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड बायोलॉजी। इस तरीके से आपने देखा वी हैव 3 डिफिनेशंस ऑफ बायोलॉजी, लाइफ फॉर्म के बारे में, स्टोरी की ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ के बारे में, और कैसे वो इवोल्यूशन हो रही है वेरिएशन के थ्रू डिफरेंट जनरेशन से, ये भी हमने देखा, राइट। अब एक बात कि इस बायोलॉजी में मानते हैं कि बायोलॉजी के जनक कौन हैं। चलो सुना नाम, बताओ आप, टेल मी। तो याद आ रहा है सबको? याद कीजिए, हम लोग मानते हैं एरिस्टोटल को, हिंदी में हम एरिस्टोटल को अरस्तु भी बोलते हैं, और यही एरिस्टोटल को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के ये जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन? एरिस्टोटल। ये बहुत बड़े दार्शनिक थे, राइट। और यही एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी और एनिमल एम्ब्रियोलॉजी भी कहे जाते हैं। तो इस बायोलॉजी में, इसके बाद हम देखेंगे कि बायोलॉजी में हमें क्या लेना है। तो बायोलॉजी में इसी के यदि हम डिफरेंट अलग अलग इसके ब्रांचेस के बारे में हम देखें, तो वी हैव 2 इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस। वैसे हम क्योंकि लाइफ के बारे में बात करें, बायोज मतलब लाइफ का फॉर्म्स है, राइट। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजी का also known as life sciences, right ना। तो लाइफ साइंसेस बोलते हैं। वैसे अब्रॉड जाओगे इंडिया के बाहर या इंडिया में भी हम इसे लाइफ साइंसेस बोलते हैं। एक साथ लिखते बायोलॉजी या लाइफ साइंसेस। कोई पूछेगा क्या लिया आपने, क्या सब्जेक्ट है आपका, बायोलॉजी। कुछ लोग बायोलॉजी ना बोलते, लाइफ साइंसेस बोलते हैं, राइट। अब इस बायोलॉजी में यदि हम इसके ब्रांच को देखें, तो जो ब्रॉड ब्रांच हैं इसके, वो 2 आप ले सकते हो अपने क्लास 11th के बेसिस पे ले ब्रॉड ब्रांच। एक तो हो गया बोटनी और दूसरा हो गया आपका जूलॉजी। इसी बॉटनी में आप क्या पढ़ते हो, प्लांट लाइफ साइंसेस के बारे में आप पढ़ेंगे, और जूलॉजी में क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे एनिमल लाइफ साइंसेस के बारे में, राइट। जैसा मैंने अभी बताया कि इसी जूलॉजी में यहाँ पर इसके जो जनक है, फादर है, ये भी वही है। कौन? एरिस्टोटल। अब कहोगे सर
एरिस्टोटल तो समझ आ गया, फादर ऑफ जूलॉजी हो गए, ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी हो गए, फिर ये फादर ऑफ बॉटनी कौन होंगे, राइट? तो फादर ऑफ बॉटनी जो है, फादर ऑफ बॉटनी ये कहे जाते हैं थियोफ्रैक्टस। चलो एक बार फिर से आप नाम बोलो मेरे साथ, क्या बोला? थियोफ्रैक्टस, थियोफ्रैक्टस, क्लियर? तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रैक्टस, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। और एक और बात, ये जो बॉटनी की बात आप कर रहे हो, इसी बॉटनी को हम फाइटोलॉजी भी बोलते हैं। सो बॉटनी ऑल्सो नोन एज फाइटोलॉजी। क्यों है ऐसा? फाइटोस का मतलब क्या होता है? एनिमल्स। फाइटोस मीन्स प्लांट्स, लोगोस मीन्स स्टडी। सो प्लांट की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? फाइटोलॉजी बोलेंगे, राइट? सो फाइटोलॉजी मीन्स आल्सो स्टडी ऑफ प्लांट, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रैक्टस, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी बोलो भाई, हाँ एरिस्टोटल। गुड। तो ये दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आ गए, कौन कौन? एरिस्टोटल आ गए, थियोफ्रैक्टस आ गए, और बायोलॉजी का टर्मिनोलॉजी दिया, दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। फर्स्ट इज द लेमार्क एंड सेकेंड इज द ट्राइवीरेनस। इज इट क्लियर? तो बायोलॉजी के बारे में देखा, ब्रांचेस हमने देखी कितनी? दो, बॉटनी और जूलॉजी। बायोलॉजी का दूसरा नाम बोलो, ये लाइफ साइंसेस हम बोल सकते हैं। क्लियर? ये हमने देखा यहाँ की व्हाट इज बायोलॉजी, मतलब व्हाट इज लाइफ फॉर्म। अब जब हम लाइफ की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत की लाइफ की बात हो गई, तो अब आप समझे कि ये लाइफ फॉर्म क्या है। अब आप ऐसे देखो, आप जब जीवन को देखना चाहते हो, अपने एनसीईआरटी में इसको दो पैराग्राफ में इसकी एक स्टोरी की तरह लिखा है एनसीईआरटी ने, भाई आप इस लाइफ को जब देखते हो तो क्या आपको आश्चर्य नहीं होता? आप सोचोगे क्यों भाई, कैसा आश्चर्य नहीं होता? हाँ, कि आश्चर्य होना चाहिए। क्यों आश्चर्य होना चाहिए? कितनी छोटी से छोटी जीव है जिसको आप देख भी पाते हो, कुछ ऐसी जीव है जिसको आप देख भी नहीं पाते इतने के डाई से, खुले आंखों से, और कुछ ऐसे हैं जो हाथी है आपके सामने, राइट? तो इसका मतलब बहुत लार्ज साइज के भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल और प्लांट्स हैं, माइन्यूट एनिमल प्लांट्स और एनिमल्स हैं। सो वेयर वी हैव वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी हैव, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे डाइवर्सिटीज को देखो तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि भाई इनके अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, तो इसके बारे में कुछ समझना चाहिए, इनके लाइफ के फॉर्म्स के बारे में समझना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अब देखो, हमारे यहाँ डॉक्टर अली हुआ करते थे, भरतपुर आप जाओगे राजस्थान, तो वो उन्होंने जैसा बर्ड्स की टॉकिंग को पहचानते थे, बर्ड एक बर्ड दूसरे बर्ड से क्या बोल रहा है वो पहचान लेते थे। कितनी बड़ी कम्युनिकेशन की बात हो रही है ना। आप ये देखोगे भाई, आप देखो डॉग और कैट, ठीक है, आप देखोगे कि डॉग दौड़ रहा है कैट को मार के खाने के लिए, पर कहीं ऐसा भी है कि कैट और डॉग दोनों एक साथ रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, एक दूसरे को नहीं मार रहे, एक दूसरे का प्रेडेशन नहीं कर रहे। तेरा शर्ट लग रहा है ना, लग रहा है। चूहे और डॉग, चूहा या बिल्ली ले लो, बिल्ली चूहे को देख ले तो दौड़ जाए मार के खाने के लिए। तो बहुत ऐसी जगह आप देखोगे कि ये बिल्ली और चूहे दोनों साथ रह रहे हैं। दिमाग में बहुत तरह की डाइवर्सिटी आती है यार, कितना डाइवर्सिटी है, हम कैसे समझ पाएंगे लाइफ के बारे में, जीवन का क्या व्यू होना चाहिए। तो जब बहुत डाइवर्सिटी को आप देखोगे तो लगेगा ये यार बहुत, सच में बहुत डाइवर्सिटी है, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, फिर भी बड़ा ब्यूटीफुल है, बड़ा आश्चर्यजनक है ये जीवन का जगत, लाइफ फॉर्म्स बड़ा आश्चर्यजनक है। तो लोगों ने कहा भाई ऐसा करो, क्या व्यूज, हमारा कैसा नजरिया होना चाहिए जीवन को देखने का। तो कहा कि जीवन को देखने का जो व्यू होना चाहिए आपका, तो आइए वो समझे, व्यूज ऑफ लाइफ। तो लाइफ के जो व्यूज हैं ये आप दो तरह से समझे। जो फर्स्ट व्यू है
का जो फर्स्ट व्यू है वो टेक्निकल व्यू है, टेक्निकल है। लेकिन जो सेकेंड व्यू है ना, सेकेंड व्यू लाइफ का वो कैसा है, तो वो है फिलोसफिकल। तो एक तो फिलोसफिकल व्यू है और दूसरा ये टेक्निकल व्यूज है। अब आप समझे क्या मतलब, राइट? जो टेक्निकल व्यूज है वो क्या बोलता है और फिलोसफिकल व्यू क्या बोलता है। जो टेक्निकल व्यूज है वो ये बताता है कि आप ये जानो कि जो लाइफ फॉर्म्स है और जो नॉन लिविंग है ये कैसे एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, कैसे ये अपोज कर रहे हैं दोनों। कौन कौन? लाइफ फॉर्म, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, जो लाइफ जिसमें नहीं है। जो फिलोसफिकल व्यू है वो क्या बोलता है, इसके बारे में जानना है। क्या है पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। अब देखो इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको, समझे आप। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, राइट ना। अब देखोगे जो टेक्निकल व्यूज है वो टेक्निकल व्यूज बताता है लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है। अब इसको जो कहानी की तरफ समझते हो, दादी के पास आप जाओ, पूछो कि दादी हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। अपनी नानी के पास जाओ, पूछो, जो वृद्ध है जिसने जीवन देख लिया अपना, सब कुछ समझ में आ गया। राजा भी शांति की खोज में जाता है, गरीब भी शांति की खोज में जाता है। तो जब दादी बिल्कुल जीवन के पड़ाव पे बैठी हैं, उनको ये समझ में आता है कि शांति मिल गई तो वही अच्छा है, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो जीवन के पर्पस को बताती है। तो क्या बनेंगे बेटा, कुछ भी बनना, एक अच्छा इंसान बनना। देखो दादी ने क्या बताया, दादी ने फिलॉसफी दे दी किसकी, जीवन की। जीवन का पर्पस एक अच्छा इंसान बनना होना चाहिए। लेकिन यदि आप पापा के पास जाके पूछोगे, राइट, कि पापा क्या होना चाहिए जीवन के बारे में, क्या एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, पापा बोलेंगे ठीक है इंसान तो सब बन जाओगे, लेकिन तेरे को डॉक्टर बनना है। तेरा एडमिशन मैंने लाखों रुपए देके ये अच्छा इंसान वगैरह करके ही होना ही है, उसे इन्वेस्ट है, इधर उधर मत भटक, जीवन के बारे में इधर उधर मत सोच। एक थिंकिंग होनी चाहिए क्या, कि डॉक्टर बनना है। अब देखो पापा ने फिक्स कर दिया, पापा ने टेक्निकली बताया कि लाइफ को तुम्हें कैसे दूसरे से डिफरेंट बनाना है। फॉलो दिस पॉइंट। तो जीवन एक पत्थर में भी आप भगवान देखने लगते हो। साइंस इसको नहीं मानता, वैज्ञानिक इसको नहीं मानते, राइट। और वैज्ञानिक क्या मानते हैं, भाई मैं तो टेक्निकली देखूंगा लाइफ है या नहीं है, और जिसमें लाइफ नहीं है उसके कैरेक्टर हमें पता है, लाइफ कैरेक्टर है तो लाइफ है, कैरेक्टर नहीं है तो लाइफ नहीं है। इसीलिए सब टेक्निकल व्यूज में ये मालूम करना ये अपोजिट है, बिल्कुल डिफरेंट है। जो लिविंग है वो नॉन लिविंग नहीं हो सकता। वैज्ञानिक ये नहीं मानेंगे पत्थर में भगवान है, भगवान से बात करते हो मेरे पास बात करते हैं, वैज्ञानिक नहीं मानेंगे। वो मानेंगे एक लिविंग है एक नॉन लिविंग है, दोनों में अपोजिट रिलेशनशिप होते हैं। क्लियर? तो अब इस तरीके से ये दोनों बातें मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, याद रखना। जाके आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें आपको फर्स्ट पेज में ये बातें मिलेंगी जो प्राय लोग नहीं बताते हैं, और क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान देना आपने। तो लाइफ के कितने व्यूज हो गए, दो। पहले व्यूज टेक्निकल में पढ़ेंगे लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है। सेकेंड जो व्यू हुआ वो फिलोसफिकल व्यू हो गया, दार्शनिक विचार है, वो क्या बताता है जीवन का पर्पस क्या होना चाहिए। तो हम क्वेश्चन आएगा कि भाई ये बताओ जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट वो किसको फॉलो करते हैं, साइंटिस्ट किसको फॉलो करते हैं, किसको वो वेरीफाई करते हैं, फर्स्ट व्यू को या सेकेंड व्यू को। तो माना गया कि वो फर्स्ट व्यू जो है
उसको वो जस्टिफाई करते हैं, मानते हैं, साइंटिस्ट उसी को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो नहीं करते? तो ये साइंटिस्ट जो सेकेंड व्यू है, इस सेकेंड व्यू को फॉलो नहीं करते। क्लियर? बात हो गई? तो इसलिए हमें भी राइट फॉलो करना है वैज्ञानिक तथ्य को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फर्स्ट टेक्निकल व्यूज को समझना है कि भाई कैसे लाइफ जो है लिविंग नॉन लिविंग से अलग है। राइट? अब याद करो क्लास 10th में, अब हमारे पास यहाँ एक टर्म क्वेश्चन क्या, लिविंग और नॉन लिविंग कैसे अलग होते हैं, ये पार्ट आया अपना। आइए हम समझते हैं क्या डिफरेंसेस होंगे जो टेक्निकल व्यूज में आएगा कि लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस है। तो डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, देखो मैं इसमें वो चीजें बता रहा हूं आपको जो आपने पढ़ा है। 3 चीजें आती हैं, ध्यान दो आप। मैं तीनों को मैं स्पष्ट कर दूं आपको, फिर हमें जो पढ़ना है इसमें वो पढ़ेंगे। पहले बेसिक चीजें लिए आपने जो 10th क्लास में पढ़ा है वो पढ़ा है कैरेक्टर्स, मैं वो भी आपको रिवाइज करा दूं। कैरेक्टर्स पढ़ा है आपने 10th क्लास में, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम इसी कैरेक्टर से निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर जो मेन कौन कौन सी और इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। बात समझ आ गई ना? और इसके बाद हमें जो मेन देखना है, जो क्लास 11 के लेवल पे आपको समझना है, नीट के लिए समझना है, मेडिकल एंट्रेंस के लिए, वो आता है डिफाइनिंग कैरेक्टर या डिफाइनिंग फीचर्स। ठीक है? तो इस तरीके से ये अपने को नया फॉर्म है क्लास 11 के लेवल पे, ये हमें जानना है। बताइए मैं चीजों को कनेक्ट करके बताऊं ताकि आपको समझ में बात आए कि भाई हमने क्या पढ़ा था और कैसे हमें उसी से आगे चीजों को लेके चलना है। कैरेक्टर्स में याद कीजिए, आपने पढ़ा था सबसे पहले क्या पढ़ा था मैं बताऊं, आपने पढ़ा था यार तो क्लास 10 में प्रोटोप्लाज्म, याद आ रहा है ना? जीव द्रव्य होते हैं सजीव में। दूसरा आपने पढ़ा था वहाँ रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन की क्रिया होती है, याद आ रहा है? फिर आपने पढ़ा था वहाँ पे इवोल्यूशन होता है, जैव विकास होती है। फिर आपने पढ़ा था भाई उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय की क्रिया होती है। ये 4 याद आ रहा है आपको? फिर आपने पढ़ा था भाई उसके अंदर तो लोकोमोशन भी होता है, गति, प्रचलन। फिर आपने पढ़ा था इसके अंदर एक्सक्रीशन भी होता है, उत्सर्जन की क्रिया, राइट? फिर आपने पढ़ा न्यूट्रिशन करता है, पोषण, कैसे भोजन ले रहे हैं। फिर इसके बाद आपने पढ़ा एडेप्टेशन, अनुकूलता, जीवन आप जिएंगे तो हर जगह सामान्य कंडीशन नहीं आएगी, बहुत तरह के डाइवर्सिटी आएंगे। अब कोरोना आजकल चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का एडेप्टेशन है। जब चीजें सही हो जाएगी फिर हम ऑफलाइन आएंगे, तो ये भी एक प्रकार का हमारा एडेप्टेशन ही तो है। दूसरा हम बात करें तो रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया। और तीसरा इरेटिबिलिटी, इरेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इरेटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि भाई उद्दीपन। तो अब समझे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स लिखी है। अब इसी को बच्चों को बोलता हूँ याद करने के लिए, आपने यही पहले याद करा। अब ध्यान दो, कोई पूछे आ यार क्या पढ़ा तुमने फर्स्ट चैप्टर में, 10th में पढ़ा था, याद नहीं है, क्या था, लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है? तो कह कहेगा याद ही नहीं मुझे। तो कितने तक को याद है यार, तो उंगली पे गिनाते हैं। आप ठीक से याद रखना, क्या बोलना, प्रेम ले नारी, याद हो गया? सबको याद हो गया? ये प्रेम ले नारी, पूरी बॉडी को ऐसे ही ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको याद कराऊंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
एवरी एनसीईआरटी विल बी द टिप ऑफ योर टंग, राइट। और सारी चीजें आपको क्लास में याद हो जाएंगी। अभी तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा लिविंग वन, उसके बाद जो कंटेंट स्टार्ट होंगे उसमें आप देखोगे जितने कंटेंट्स आएंगे सारे ट्रिक्स पे बैठे हुए हैं, सब क्लास में याद हो जाएगी आपको। खैर, तो अब इसको कैसे याद करेंगे? तो आप ऐसे याद रखोगे। क्या याद करोगे? प्रेम। तो आप बोलना प्रेम है तो जीवन है, प्रेम नहीं तो जीवन ही नहीं। याद हो गया? तो प्रेम के बिना जीवन नहीं, प्रेम और नारी के बिना जीवन नहीं। अरे नारी नहीं तो जीवन क्या होगा? कैसे जियोगे नारी के बिना? और नारी और प्रेम है तो उस बीच में कनेक्शन लेना पड़ेगा नारी को। याद हो गया? क्या ट्रिक बना? प्रेम ले नारी। और ये 10 डिफरेंसेस आपने पढ़े थे क्लास 10th के लेवल पे, राइट? याद हो गया सबको? प्रेम ले नारी। लेकिन अब इन सबों में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ना है क्लास 11th के बेसिस पे, वहां पे इनमें से शॉर्ट कर दिया गया और हमारे पास जो नाम आए हैं, अब कौन कौन आए इसमें? एक तो ग्रोथ आया, दूसरा रिप्रोडक्शन, ठीक है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। तीसरा मेटाबॉलिज्म, राइट। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद कॉन्शियसनेस, राइट ना? तो इस तरीके से ग्रोथ आया, रिप्रोडक्शन आया, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। These are the how much? 1, 2, 3, 4 and 5. So we have 5 important characteristics. तो यहाँ तो 10 था, लेकिन ये कितना हो गया? 5 हुआ। लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज पहले क्या है ये समझे, इसको भी हम समझेंगे अभी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है? जैसे आगे बार बार कहा कि कौन डिफाइनिंग हो सकते हैं, कौन डिफाइनिंग नहीं हो सकते। डिफाइनिंग का मतलब ये होता है कि भाई आपको क्या रखना है। डिफाइनिंग का मतलब ये कि ये कैरेक्टर जो सजीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर तो 100% होना चाहिए, और जो निर्जीव है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंतर्गत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो सजीव में होना चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसमें बिना किसी अपवाद के होना चाहिए, अनएक्सेप्शनल, कोई एक्सेप्शन नहीं दिखना चाहिए, तभी माना जाएगा। क्या? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज मानी जाएगी, राइट? इसका मतलब मैंने क्या बताया? 2 इंपॉर्टेंट बातें। पहला कि जो कैरेक्टर, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर जो है तब मानेंगे जब वो कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, एब्सेंट इन नॉन लिविंग, जो भी नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, निर्जीव हैं, उसके अंदर तो कैरेक्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, अनएक्सेप्शनली must only present in living organisms। अब आप समझे क्या? इसमें 2 बातें मैंने बताई आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफाइनिंग फीचर का मतलब वो निर्जीव में बिल्कुल नहीं होना चाहिए और केवल सजीव में होना चाहिए, और सजीव में भी होना चाहिए बिना किसी अपवाद के। देयर मस्ट बी नॉट एनी एक्सेप्शन, कोई विवाद नहीं होना चाहिए, तब जाके मानेंगे वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। अब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज आप लोगे तो इसी में से याद रखना है, इस ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं माना गया। अभी हम पढ़ेंगे क्यों नहीं माना गया। रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं माना गया, देखेंगे क्यों नहीं माना गया। मेटाबॉलिज्म को माना गया। क्या माना गया? मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज माना गया फर्स्ट। दूसरा, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी माना गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा जो कॉन्शियसनेस है, इसे भी माना गया। कॉन्शियसनेस, चेतना,
कॉन्शियसनेस चेतना। तो ये आप देखो जो 3 कैरेक्टर्स है, 3 को माना गया क्या 5 आउट ऑफ 5, 3 को माना गया क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। अब ध्यान दो, हमने कहानी शुरू करी थी 10 से 10 में हमने देखा 5 जो हो गए वो कैसे हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स का है, 5 को आपने हटा दिया। फिर इस 5 से 22 से कितने आए 3 ऐसे हुए जिसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज माना गया। और डिफाइनिंग का मतलब क्या होता है कि भाई ये निर्जीव में नहीं होगा, केवल सजीव में होगा, बिना किसी अपवाद के केवल और केवल सजीव में ही होगा। दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात समझ गई? तो इस तरीके से हमने देखा कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्या है, ये पढ़ेंगे। और दूसरा देखेंगे इसमें कोई डिफाइनिंग है तो क्यों डिफाइनिंग बोला, और डिफाइनिंग नहीं है तो क्यों डिफाइनिंग नहीं बोला। ओके, तो वी विल स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो अब हम देखेंगे किस तरीके से जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ की बात करी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है और कॉन्शियसनेस है, जागृति चेतना की बात है। ये कैसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन हो सकते हैं, कौन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं हो सकता, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आइए अब समझते हैं कि टॉपिक है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। राइट, अब इसके पहले एक चीज समझे कि आखिर ये जीवन क्या है। अब मुझे जीवन बायोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, राइट, कि ये लाइफ का फॉर्म है, लिविंग प्रोसेस के बारे में बताता है, स्टोरी है इस अर्थ पे, इवोल्यूशन है इस अर्थ पे, राइट, ये पढ़ लिया आपने। बॉटनी पर, जूलॉजी पर, हमने व्यूज पर है, 2 व्यूज है, टेक्निकल भी हमें मानना है, फिलोसफी को ध्यान नहीं देना हमारे काम का भी नहीं है वो, राइट। और हमने देखा भाई कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा, कैरेक्टर से आया प्रेमले नारी, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आया, फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज आया। हमने बताया कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज किस तरीके से लिविंग में होना चाहिए, बिना किसी अपवाद के, नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट। अब आइए बात करें कि भाई आखिर कोई पूछे, ठीक है भाई आप उतनी बात कर रहे हो लाइफ के बारे में, आखिर व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। अब ये बड़ा ही गंभीर प्रश्न है, फिलोसफिकल व्यू को नहीं बताना, जीवन के दार्शनिकता में नहीं जाना, टेक्निकल व्यू से बताना है। अब कहोगे सर ये तो बड़ा टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। अपनी गीता एनसीईआरटी जिसको मैं बोलता हूँ गीता, उसमें ये डिफरेंशियल साफ साफ लिखी हुई है, पेज नंबर 5 पे जाके पढ़ना। व्हाट इज लाइफ को डिफाइन किया उन्होंने, कितनी बार क्वेश्चन भी आया इस पे, तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखना, उन्होंने लिखा, उसको मैं निमोनिक्स में बताऊंगा आपको। व्हाट इज लाइफ, से सर आई एम योर डॉक्टर मुकेश सर, डॉक्टर मुकेश कुमार सर। तो यहाँ पे सेसर की बात की जा रही है, तो पूछो व्हाट इज लाइफ, आप बोलोगे सेसर, क्या है सेसर भाई, आइए समझते हैं। यहाँ जो ये सेसर है, फर्स्ट एस इज फॉर सेल्फ रेगुलेटिंग, ई का मतलब इवॉल्विंग, एस का मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग, आई का मतलब इंटरैक्टिव सिस्टम, और आर का मतलब रिस्पॉन्सिव टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब समझे आप क्या कहा हमने
हमने ये बोला कि व्हाट इज लाइफ, सेसर। सेसर को ही लाइफ बोलते हैं। क्या मतलब है ये सेसर का? तो पहला इन्होंने कहा कि भाई ये लाइफ जो है सेल्फ रेगुलेटिंग है। देखोगे हमारे बॉडी में बहुत ऐसी चीजें जो अपने आप कंट्रोल में होती है, राइट। ये कंट्रोलिंग की बात देखा जाए, इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं किसके बारे में? इनका इशारा है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। मेटाबॉलिज्म में हमारे शरीर के अंदर बहुत तरह की रिएक्शंस होते रहते हैं, क्रियाएं होती रहती है। फील करो कभी कभी आपका मूड ऑफ हो जाता है, कुछ नहीं करते हो, सो के उठ जाते हो, ठीक हो जाता है। क्या हुआ भाई? कोई दवा खाता है, कोई सो के उठता है, ठीक हो गया। दिस इज व्हाट सेल्फ रेगुलेटिंग। हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी हैबिट में होती है अभी जो पाई जाती है। दूसरा क्या बोला आपने? इवॉल्विंग। ये इवॉल्विंग क्या है? इवोल्यूशन की बात हो रही है और ग्रोथ से रिलेटेड। आप बोल सकते हो ये इवॉल्विंग जो है इवोल्यूशन होगा एंड दिस इज कंसर्न टू ग्रोथ। इवोल्यूशन होगा, हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी क्या है, लाइफ क्या है, इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, अभी पढ़ा हमने। तीसरी बातें जो बोली गई वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक से दूसरा बनना। और एक जब दूसरा बनाएगा इसका मतलब इनका इशारा मुख्य रूप से आप ले सकते हो ये किसकी बात कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। क्लियर? तीसरी बात है इंटरैक्टिव सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर सेल से टिश्यूज बने, उत्तक बना, टिश्यूज से ऑर्गन बनी, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना और पूरी ऑर्गन सिस्टम मिलकर बॉडी बनके तैयार हो गई, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड इंटरैक्टिव सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ इसी इंटरैक्टिव सिस्टम के अंदर अगर हम पढ़ते हैं इमर्जेंस के बारे में, इमर्जेंस के बारे में किस तरीके से कोई चीज इमर्ज होके डेवलप होते आगे बढ़ती है। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड दिस इज रिस्पॉन्सिव टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बाहर की जो उद्दीपन है, जो हमें रिस्पॉन्स दिए जाते हैं, हम उस जो स्टिमुलस दिया जाता है फिजिकल, बायोलॉजिकल या केमिकल फैक्टर्स के थ्रू, हम उसके प्रति कैसी प्रतिवेदना उत्पन्न करते हैं, क्या हमारा रिस्पॉन्स होता है उसके लिए, दिस इज कॉल्ड क्या? चेतना। एंड इसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, राइट। तो इस तरीके से आप देखो जो जीवन की जो डिफिनेशन है, लाइफ की जो डिफिनेशन बताई गई। अब आपसे कोई पूछेगा टेल मी व्हाट इज लाइफ, आप बोलोगे सेसर। सेसर उनको नहीं बताना, अपने मन में बोलना है, आपको तो पूरी बात बोलनी है उनको। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज सेल्फ रेगुलेटिंग, इवॉल्विंग, self-replicating and interactive system which is responsive to external stimuli। ये पूरी डिफिनेशन आपको देनी है। और इसी डिफिनेशन से आपने देखा हमारे पास क्या बातें आ गई? ये बातें आ गई कि भाई इसमें देखो 5 चीजें आ गई। पहला आ गया मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ आ गया, रिप्रोडक्शन आ गए, इमर्जेंस की बात करी, इसी को सेल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हम पढ़ेंगे, और कॉन्शियसनेस की बात आ गई, राइट। तो व्हाट इज लाइफ डिफिनेशन समझ में आ गया सबको, कैसे इंटरेक्शन है भी समझ में आ गया। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत एक एक करके सारे 5 कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कौन इसमें डिफाइनिंग है और कौन डिफाइनिंग नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है? तो सबसे पहले देखते हैं हम ग्रोथ के बारे में। क्या लगता है? वृद्धि याद आ रहा है आपको? आपने क्लास 10th में पढ़ा था ग्रोथ के बारे में। वृद्धि क्या होती है, ग्रोथ क्या होते हैं, आपने ये पढ़ा होगा। याद करें भाई ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ एक इररिवर्सिबल चेंजेस है, नंबर के बेसिस पे, मास के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। आपने ऐसा पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? और ये इररिवर्सिबल है, एक बार जो चेंज हो गया दोबारा बैकअप नहीं होगा। एक प्लांट है उसमें 2 लीफ से 3 लीफ हो गए, ग्रोथ हो गया। साइज थी, छोटी साइज की थी, बड़ी साइज की हो गई, ये भी ग्रोथ हो गया। लेंथ में रूट है,
सेम है, वही हो गई, ये भी ग्रोथ हो गया। तो हमने पता था कि इरिवर्सिबल चेंज होता है बॉडी के अंदर नंबर के बेसिस पे, मास के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी ग्रोथ से रिलेटेड। उन्हीं चीजों को और प्रोत्साहित करके यहाँ हमें ये सीखना है कि भाई ग्रोथ कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ याद रखना है, ग्रोथ को जो कैरेक्टराइज करता है वो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एंड दिस इज कॉल्ड ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कहा गया। तो फर्स्ट वी विल स्टडी भाई ग्रोथ के बारे में। मैंने कहा कि ग्रोथ के बारे में कैसे जानेंगे, 12 कैरेक्टर, 12 कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ जो है ना, इसको दो कैरेक्टर से आप कैरेक्टराइज कर सकते हो। ये दो कैरेक्टर्स कौन कौन है जिससे आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं आप इसको? तो कहा कि कैसे ये बात पता चलेगा, तो ये पता चलेगा फर्स्ट इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर, नंबर के बढ़ने के कारण। दूसरा इंक्रीज इन मास, जो द्रव्यमान है उसके बढ़ने के कारण। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आ गए, एक हो गया इंक्रीज इन नंबर और दूसरा हो गया इंक्रीज इन मास, राइट। ये दोनों होंगे तो ग्रोथ माना जाएगा, ये दोनों नहीं है तो ग्रोथ नहीं माना जाएगा। इंक्रीज इन मास से भी ग्रोथ मानेंगे और इंक्रीज इन नंबर से भी ग्रोथ माना जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब आप समझे हमने क्या पढ़ा था, भाई ग्रोथ कैसा है, इरिवर्सिबल चेंज है। नंबर, नंबर आ गया, साइज, मास, लेंथ, वॉल्यूम, इन सबको एक साथ इन्होंने केवल किसके रूप में ले लिया, मास के रूप में ले लिया। कोई नई चीज नहीं लिया आपने, वहां पे वही चीज पढ़ा था। यहाँ दो ही कैटेगरीज ले लिया, एक नंबर के बेसिस पे और दूसरा मास के बेसिस पे। इसी मास में साइज, नंबर वगैरह सारी चीज आप समझ लो कि आ जाती है, राइट, सेल के बेसिस पे। अब समझे, अब इस ग्रोथ के टाइप्स को समझते हैं। ग्रोथ के टाइप्स को ले, राइट। तो आप देखेंगे इसके दो टाइप्स हो सकते हैं। पहला एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा इंट्रिंसिक ग्रोथ। देखिए नाम से स्पष्ट, एक क्या बोला आपने, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होगा, बाहर से जमा होगा, बाहर से उसकी इंक्रीज हो सकते हैं मास। और एक क्या बोला, इंट्रिंसिक ग्रोथ, अंदर से ग्रोथ होगा, सेल के अंदर ग्रोथ होगी, राइट। तो आप बोल सकते हो ये आपका कैसा ग्रोथ है, एक्सटर्नल ग्रोथ है, ये एक्सटर्नल ग्रोथ है, जबकि ये इंटरनल ग्रोथ है। बात समझ गई, एक्सटर्नल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ। नाउ अब आइए हम बात करें कि भाई इसमें तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे क्या, एक्सटर्नल ग्रोथ। इधर क्या बोला आपने, इंटरनल ग्रोथ। दूसरी बात समझते, तो ये जो ग्रोथ होगा वो आउटसाइड, बाहर से होगा। तो ये ग्रोथ कैसा होगा, एक्सटर्नल। आप समझे, जैसे यहाँ पे कोई रॉक था और इस रॉक के ऊपर और बहुत सारे चीजों का एक्यूमुलेशन हो गया, जमा हो गया। इस कारण से अब आप देखो ये पूरा का पूरा साइज ये ग्रोथ हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ये साइज पहले से इनलार्ज हो गया। तो ये जो ग्रोथ है फ्रॉम आउटसाइड है, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से जो चीजें एक्यूमुलेट हुई है, एक्यूमुलेशन हुआ है, उसके
जिसके कारण आप देख रहे हो कि ग्रोथ हो रही है, क्योंकि बाहर से चीजें एक्यूमुलेट हुई है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। बात समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल आप सैंड ड्यून्स के ले लो, बालू का जो रेत होता है, आप टीले देखते हो कहीं रखे और वो बड़े बढ़ते 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 क्या होता है, ये जमा हुआ फिर जमा हुआ और भरा हुआ और इस तरीके से टीले बन जाते हैं। ये क्या है? सैंड ड्यून्स है। कुछ आप देखोगे जो माउंटेन्स हैं उसके ऊपर भी चीजें जमा होती रहती है, वो भी आता है। कहीं पे आप देखोगे जो आयरन की रस्टिंग होती है, आयरन रस्टिंग, वहां से भी ये चीजें आपको दिखाई दे सकती है। So these are the important examples of the external growth, right? अब हम बात करते हैं इंटरनल ग्रोथ से रिलेटेड बात करेंगे। इंटरनल ग्रोथ कैसे समझा जाए? तो मानते हैं ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ कैसा है? ये एक सेल लिया आपने, राइट? इस सेल के अंदर चीजें जमा हो रही हैं। आप देखें ये अंदर चीजें जमा नहीं होंगी, अंदर चीजें सिंथेसाइज होंगी। इसका मतलब यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन नहीं होना है, यहाँ पे सिंथेसिस होगी। वो बन रहे हैं, अंदर से बन रहे हैं। जो सिंथेसिस यदि सेल के अंदर लेते हैं तो ये प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। इसका मतलब ये जो इंटरनल ग्रोथ है, दैट इंटरनल ग्रोथ इज, आप बोल सकते हो यही प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ है, जबकि ये प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड नहीं है, राइट? सो दिस इज नॉन प्रोटोप्लाज्मिक, राइट? तो हमारे पास कितने तरह के ग्रोथ हो गए? दो तरह के हो गए। वन इज द प्रोटोप्लाज्मिक, जो सेल के अंदर बायोसिंथेसिस हो रही है, दिस इज द बायोसिंथेसिस। प्रोटोप्लाज्म का निर्माण हो रहा है वहां पे, और इस कारण से अब ये सेल की जो साइज पहले से लार्ज हो गई। अब ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ इन फ्रॉम, कहां से हो रही है? फ्रॉम द इनर साइड, अंदर से ग्रोथ हो रही है। और ये इनर साइड का मतलब क्या है? बायोसिंथेसिस है। बायोसिंथेसिस का मतलब प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन से है, एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेप्शन भी बोलते हैं इसको, और इसको एक्रेशन बोलते हैं। बाहर से जो जमा होता है एक्रेशन बोलते हैं, अंदर से जो बनता है उसको इंटरसेप्शन बोलते हैं, राइट ना? तो ये एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है और ये इंटरनल ग्रोथ हो रही है। बात सुना गई? तो इस तरीके से अब आप देखो जितने भी सेलुलर हैं, जो भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल की जो बात हम करें तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं उन सभी के अंदर क्या होगा? इंटेंसिव ग्रोथ हो सकता है, राइट? तो हमारे पास ग्रोथ के जो बॉडी लेवल पे हम स्टडी करें तो कितने तरह के हो गए? दो हो गए। एक हो गया एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, दूसरा हो गया इंटरनल या इंट्रिंसिक ग्रोथ। जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो अंदर से प्रोटोप्लाज्म के बनने से बायोसिंथेसिस से हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, लिपिड्स बन रहे हैं, सब मेम्ब्रेन बनेगा, सेलवार बनेंगे, न्यूक्लिक एसिड बन रहे हैं, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, डीएनए बनेंगे, आरएनए बनेंगे, ये सारे बायोसिंथेसिस हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? चीजें एक्यूमुलेट हो रही है, बाहर से डे बाई डे बन रही है। अब आप देखें यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। आपने कहा था कि इंक्रीजिंग मास, मास का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यदि सैंड ड्यून्स की साइज बढ़ रही है, माउंटेन्स की साइज बढ़ रही है और एक सेल की साइज बढ़ रही है, तो क्या एक ग्रोथ नहीं है? है, दोनों ग्रोथ है। लेकिन फिर वही बात कि ग्रोथ तो है, क्या ये ग्रोथ को हम लिविंग बीइंग मान सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्मिक नहीं है, यहाँ पे बायोसिंथेसिस नहीं हो रही है। ओके, ये बात सही है कि इंक्रीज इन मास से ग्रोथ होता है, बट ये
एक्सटर्नल ग्रोथ है और इस एक्सटर्नल ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये नॉन लिविंग में तो हो रहा है बट लिविंग में नहीं होगा। और आपने पढ़ा था डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के लिए क्या था पहला कि नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लिविंग में होना चाहिए बिना किसी विवाद के। और भाई यहाँ तो आप देख रहे हो ये लिविंग में हो रहा है और नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है, इसीलिए माना गया कि जो ग्रोथ है इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं मान सकते। खास कर क्वेश्चन आएगा ग्रोथ तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ यदि मैंने इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करी है, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होगा कि नहीं होगा, तो हम इसे मान सकते हैं। तो एज ए होल ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं मानेंगे, क्योंकि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता। जबकि केवल इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात होगी तो ये चूंकि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ है, बायोसिंथेसिस से हो रहा है, सारे लिविंग सेल्स में है, किसी भी नॉन लिविंग में ऐसा नहीं देखा जाएगा। That's why इसे हम मानेंगे क्या, ये मानेंगे कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है। Is it clear? अब रही बात इसी इंट्रिंसिक ग्रोथ को यदि हम आगे लेके चले तो देखते हैं ये भी दो तरह के हो सकते हैं। एक ऐसा इंटरनल ग्रोथ होगा जो हमेशा चलता रहेगा कंटिन्यूअसली, जैसे आप प्लांट्स में देखते हो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा होती रहती है, कंटिन्यूअस होती रहती है। और ऐसे ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं, राइट। जबकि एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, वो लिमिटेड ग्रोथ होती है। बेशक वो भी इंट्रिंसिक है लेकिन कैसे होती है, लिमिटेड होती है। तो इस तरीके से यदि मैं इंट्रिंसिक की केवल बात करूं तो इंट्रिंसिक ग्रोथ भी दो तरह के हो जाएंगे। एक होगा लिमिटेड और दूसरा होगा अनलिमिटेड। सो इंट्रिंसिक प्लेस, राइट ना। इस तरीके से हमने देखा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए माई है, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जैसे ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, वर्टिब्रेट्स हो गया, इनवर्टिब्रेट्स हो गए, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी हो गए कैसे, मी हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हमने ये देखा कि भाई ग्रोथ जो है पूरा का पूरा ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं हो सकता, इंट्रिंसिक ग्रोथ के कारण भी नहीं हो सकता। जबकि इंट्रिंसिक ग्रोथ को इंडिविजुअल चर्चा करोगे तो वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ है, केवल लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता, इसलिए उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज मानेंगे। दूसरा क्वेश्चन आएगा इसमें कि भाई बताओ इसमें कौन म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस है, कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस है, राइट। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम्स में आया था, उसको डिस्कस करते हैं आपके सामने और आप बता पाओगे। और डिस्कस करें। क्वेश्चन ये था कि कौन इसमें से कितने ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट को शो करेंगे और कितने ऐसे होंगे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को शो करेंगे। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि एक बॉक्स आया, इस बॉक्स में कुछ नाम दिए गए हैं, आइए नाम देखते हैं। जैसे ये दिया बैक्टीरिया, दूसरा मैंगो, थर्ड वन लेते हैं नॉस्टॉक, नाम सुना आपने, टेंथ में पढ़ा होगा ना, ब्रोकेन एल्गी को बोलते हैं। फोर्थ में ले लेते हैं हम लोग पीपल, फिफ्थ में ले लेते हैं राइजोबियम, नाम सुना, ये बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, राइजोबियम पढ़ेंगे हम इसे। सिक्स्थ में प्लांट्स लेते हैं, आपने टेंथ में पढ़ा होगा प्लूमेरिया के बारे में, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था टेंथ क्लास में, ये ब्रायोफाइट्स होता है। अमीबा के बारे में, ईस्ट के बारे में,
टेट्रा के बारे में, और एक और दे देते हैं जैसे डाइटम्स के बारे में। चलो 10 एरिया में। अब आपको इस 10 में से ये बताना है इसमें से कितने हैं जो मी होंगे। मी मतलब क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और इसमें कितने हैं जो माई होंगे, मतलब म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। ध्यान क्या रखना है, ये केवल किसके लिए होगा? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए होगा जो एक कोशिका की बनी हुई है। और ये मैंने बताया था ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए होगा जो एक से ज्यादा कोशिकाओं की बनी हुई होती है। क्या लगता है, कितने लोगों को लगता है क्या होगा? कितना नंबर होगा मी का और कितना नंबर होगा माई का? चलो आप डिस्कस कर लिया आपने? चलो मेरे साथ डिस्कस करो। चलो बताओ, एक नंबर क्या है? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, एक ही सेल का बना हुआ है। तो जो फर्स्ट नंबर हो गया ये हो गया कौन? ये हो गया एक सेल का बना हुआ है, इसलिए कौन हो गया? मी हो गया, क्योंकि ये है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया अपना। चलिए मैंगो, चलिए बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही, मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर है तो ये मैंगो इसमें आ गया। नॉस्टॉक, ये नॉस्टॉक जो है साइनोबैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? इधर आएगा मी में 3 नंबर, राइट। चले पीपल का पेड़ मैंगो की तरह है तो ये भी कैसा हो गया? मल्टी सेलुलर। ये 4 नंबर भी क्या हो गया? ये हो गया पीपल, राइट। राइजोबियम बैक्टीरिया मैंने बताया था, और बैक्टीरिया एक सेल का प्रोकैरियोट होता है, तो ये भी कैसा हो गया? यूनिसेलुलर। ये भी इसमें आ जाएगा 5th नंबर। फिर एरिया ब्रायोफाइट्स में आता है, और ब्रायोफाइट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा? ये आ जाएगा मी। क्लियर है? अमीबा अभी डिस्कस किया, अमीबा प्रोटोजोन्स में है जो प्रोटिस्टा में पढ़ना है, और ये भी यूनिसेलुलर है, तो ये भी आ गया कौन? मी में आएगा। इसलिए एक सेल के बने होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी मी में आ जाएगा, माई में आएगा। हाइड्रा सिलेंट्रेटा में है, मल्टी सेलुलर, और ये आ जाएगा मी में। और फाइनली डायरेक्टम्स भी प्रोटिस्टा है जो यूनिसेलुलर होता है, इसलिए ये भी आ जाएगा माई में। तो कितने होगा टोटल नंबर? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 जो हो गए वो मी हो गए। आपका कितना था बताओ? आपने क्या सोचा था? सही है, गुड। और जो नेक्स्ट जो हमारे हो गए 1 2 3 4, 4 ऐसे हो गए टोटल जो कैसे हो गए? मी हो गए। और यहाँ पे 6 ऐसे हैं जो हो गए कैसे? ये हो गए माई। क्लियर? तो हमने पढ़ा कि ग्रोथ क्या होता है, किस तरह से ग्रोथ, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं होता। ग्रोथ रिप्रोडक्शन से यूनिसेलुलर के लिए क्या होगा? माई होगा। मल्टी सेलुलर के लिए क्या होगा? मी होगा। क्लियर? नाउ वी विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन।